नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। हम बात कर रहे हैं वाचन प्रक्रिया के विषय में और कल की कक्षा में हमने बात की थी सस्वर वाचन के संदर्भ में। आज हम वाचन प्रक्रिया, पठन प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है, दूसरा जो रूप है मौन वाचन, उसकी बात करेंगे। मौन वाचन और सस्वर वाचन में जो मुख्य अंतर है वह स्वर का है। स्वर अर्थात ध्वनि। सस्वर वाचन में विषय वस्तु को पढ़ना है, अर्थ ग्रहण करना है, भाव ग्रहण करना है, बोध करना है। लेकिन वहां विषय वस्तु को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसे बोलते हुए पढ़ना है, ध्वनि के साथ पढ़ना है। मौन वाचन में ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिना कुछ बोले, बिना ध्वनि का प्रयोग किए, बिना उच्चरित किए विषय वस्तु को पढ़ना, समझना, बोध करना, भाव ग्रहण करना मौन वाचन है। तो मौन वाचन में जो मुख्य प्रक्रिया बदल रही है वह है ध्वनि की, बोलने की, उच्चारण की। यद्यपि अध्ययन की दृष्टि से मौन वाचन सस्वर वाचन की तुलना में अधिक प्रभावी विधि है, क्योंकि इस प्रक्रिया में अध्ययन का जो समय है बालक का वह बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में मानसिक थकान कम होती है, शारीरिक थकान कम होती है। तो मौन वाचन अधिगम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रक्रिया है और प्राथमिक कक्षाओं में ही हमें बालक को मौन वाचन का अभ्यास आरंभ करवाना चाहिए। अब यहां महत्वपूर्ण यह भी है कि प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन का अभ्यास आरंभ करवाना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बालक की अध्ययन प्रक्रिया में मौन वाचन प्रधान हो जाएगा। मौन वाचन की प्रधानता कक्षा स्तर के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन प्रधान नहीं होता। प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन ही प्रधान रहता है ना, क्योंकि इस स्तर पर बालक उच्चारण सीख रहा है, बालक अपने उच्चारण को परिष्कृत कर रहा है। तो जितना उसे सस्वर वाचन का अवसर मिलेगा उतना ही उसका उच्चारण शुद्ध होगा। परंतु यह मौन वाचन की प्रवृत्ति बालक में आरंभ से ही विकसित करनी है। तो बात शुरू करते हैं मौन वाचन की, इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मौन वाचन। अब मौन वाचन, जैसा हमने बात की, मौन वाचन का अर्थ क्या है? विषय वस्तु को बिना बोले पढ़ना है, बिना उच्चारण के पढ़ना है। तो मौन वाचन क्या है? जैसे देखिए कि बिना उच्चारण करते हुए पढ़ना मौन वाचन है। अब यहां बिना उच्चारण पढ़ते हुए भी मौन वाचन जो करवा रहे हैं, तो मौन वाचन के दो मुख्य प्रयोजन है, प्रधान उद्देश्य दो हैं। कौन कौन से? पहला, पाठ्य सामग्री में निहित विचारों को आत्मसात करना। ये वही विषय वस्तु जो सस्वर वाचन में भी रहती है, उस विषय वस्तु को समझना। और दूसरा जो सबसे प्रधान है वह है पठन गति में तीव्रता लाना। ध्यान रहे, सस्वर वाचन की तुलना में मौन वाचन में विषय वस्तु अधिक तीव्र गति से पढ़ी जा सकती है। आत्मसात करने की, अधिगम करने की, बोध की मात्रा में कोई अंतर नहीं आता। जितना बोध स्तर, जितना अधिगम स्तर, अधिगम की जितनी मात्रा सस्वर वाचन में रहती है उतनी ही मात्रा मौन वाचन में भी रहेगी। केवल गति का अंतर होगा। सस्वर वाचन की तुलना में मौन वाचन में पढ़ने की जो गति है वह गति बढ़ जाती है। तो मौन वाचन से पहले बालक में भाषागत विकास का होना आवश्यक है। भाषागत विकास का अर्थ बालक को पढ़ना आना चाहिए और साथ ही पढ़कर विषय वस्तु समझने की दक्षता उसमें एक सीमा तक विकसित हो जानी चाहिए। ठीक, वास्तव में तो यह उच्च कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसा हमने पहले बात की थी कि मौन वाचन प्राथमिक स्तर पर इसका अभ्यास आरंभ करवाना है, लेकिन इसकी आवश्यकता, इसकी मात्रा कक्षा स्तर के साथ साथ बढ़ती रहती है। प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन अत्यंत सीमित मात्रा में होता है, केवल अभ्यासगत स्तर पर।
और जैसे जैसे कक्षा स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। मौन वाचन सामान्य रूप में जो हम करते हैं दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गूढ़ वाचन या गंभीर वाचन और दूसरा है द्रुत वाचन। ये इनके सामान्य और प्रचलित नाम है, गूढ़ वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। ये दो प्रारूप इसके महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही प्रारूपों में क्या अंतर है, ये प्रक्रियाएं कैसे होगी उसे समझते हैं। तो पहला देखिए गूढ़ वाचन। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मौन वाचन की। पाठ्य सामग्री को चुपचाप धीरे धीरे तथा अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना गूढ़ वाचन कहलाता है। ठीक है, और इसकी उपयोगिता क्या है? ज्ञान और विचार प्रधान जो विषय होते हैं उन विषयों में इसकी प्रधानता रहती है। उन विषयों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, विशेषकर ऐसे विषय जिनमें विचारों का अधिगम करना हो, विचारों को आत्मसात करना हो, विचारों का विश्लेषण करना हो, उन विषयों के लिए मौन वाचन अत्यंत प्रभावी है। अब ये जो गूढ़ वाचन है, जिसे हम गंभीर वाचन भी कहते हैं, इसे गहन वाचन भी कहा जाता है। जैसे गूढ़ वाचन, गंभीर वाचन, या इसे गहन वाचन भी कहते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है कि गहन पठन के द्वारा हम पाठ्य सामग्री के भाव, विचार, भाषा, शैली तथा कलात्मक सौंदर्य की व्याख्या करते हुए उन्हें आत्मसात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये गहन का अर्थ है गहराई तक, सूक्ष्मता से। तो जितनी गहनता से हम विषय वस्तु को पढ़ते हैं, जितनी गंभीरता से विषय वस्तु को देखते हैं, उतनी ही गंभीरता से उस विषय वस्तु के हर एक अंश को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो चाहे उस विषय वस्तु में जो शब्द हैं उनका अर्थ हो, उस विषय वस्तु का भाव हो, उस विषय वस्तु के मूल विचार हो, उस विषय वस्तु की भाषा की विशिष्टता का अर्थ है कि जैसे विशेषकर हम जब साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं तो साहित्य जो रचा जाता है, चाहे वह कहानी हो, निबंध हो, कविता हो, नाटक हो, एकांकी हो, उनकी भाषा परिवेश के अनुरूप होती है। जिस परिक्षेत्र के आधार पर, जिस वर्ग के लिए, जिस विषय पर कविता लिखी गई है, कहानी लिखी गई है, नाटक लिखा गया है, उसकी भाषा उसके अनुरूप बदलती रहती है, उसकी शब्दावली उसके अनुरूप बदलती रहती है। तो अलग अलग विषयों के आधार पर बदलती हुई भाषा, अलग अलग विषयों के आधार पर बदलती हुई शैली और प्रत्येक भाग का कलात्मक सौंदर्य, जो उसका कला पक्ष है, जो अलंकारिक भाषा है, जो मुहावरों का प्रयोग है या अन्य जो शब्द शक्तियों का प्रयोग है, उन सारी दशाओं की बालक में समझ विकसित होती है। अब इस गहन पठन में जो प्रमुख बातें हैं, सबसे पहले तो ये कि इस गहन पठन के द्वारा विद्यार्थी में क्या क्या दक्षता विकसित हो रही है। सबसे पहले तो ये कि बालक पाठ्य वस्तु की भाषा में प्रयुक्त शब्द, पदबंध, वाक्यांश के विशिष्ट अर्थ तथा प्रयोग से परिचित होता है। ये वही बात है जो हम उस कलात्मक सौंदर्य की बात करते हैं, जहां हम भाषा की बात करते हैं, शैली की बात करते हैं। तो जो गद्यांश, पद्यांश, निबंध, कहानी, नाटक, जिस विषय वस्तु को बालक पढ़ रहा है उसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ जो भाषा से संबंधित है, पदबंध, वाक्यांश के विशिष्ट अर्थ जो उस कला सौंदर्य पर आधारित है, और उनका प्रयोग, इन सब की जानकारी उसे होती है। साथ ही बालक जब गहन वाचन करता है तो पाठ में निहित विचारों और भावों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। ये बात हमने पहले भी की, जो पहले कथन को बात की, जितना धीरे धीरे अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ रहा है, गंभीरता से पढ़ रहा है, सूक्ष्मता से पढ़ रहा है, उतना ही अधिक उस विषय को आत्मसात कर पाता है। विषय वस्तु को जितनी गंभीरता से हम पढ़ते हैं
और यह दशा ध्यान रखें केवल बालक के लिए नहीं, यह हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू है कि यदि किसी विषय वस्तु पर, किसी विषय में, किसी प्रकरण पर हम अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं, उस विषय में निष्णात होना चाहते हैं, तो उस विषय वस्तु को अत्यंत गंभीरता के साथ पढ़ना आवश्यक है। जितनी गंभीरता से, जितनी सूक्ष्मता से हम उसे पढ़ते हैं, उतना ही अधिक उस विषय को हम आत्मसात कर पाते हैं, उतनी ही अधिक उस विषय को लेकर हमारी समझ स्वतः विकसित हो जाती है। तो यही दशा यहां है कि इस प्रक्रिया से बालक उस पाठ में निहित विचार और भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। जब यह सूक्ष्म विश्लेषण होगा तो ऐसी दशा में उस घटना जो हो रही है, जो प्रक्रियाएं बालक देख रहा है, जो गतिविधियां बालक देख रहा है, उनकी बालक में समझ विकसित होती है। तो जो हमने बात की कि घटनाओं के औचित्य तथा लेखक के मंतव्य को समझकर उनका मूल्यांकन करता है और अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हुए अपनी स्वतंत्र विचारधारा का निर्माण करता है। अब यहां देखिए, इस पूरी बात को हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। घटनाओं का औचित्य, कि उसमें जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, जो गतिविधियां हो रही है, वे कितनी सही है, कितनी गलत, उनका क्या औचित्य है, क्या अर्थ है। पहली बात तो उसे समझेगा। दूसरा, लेखक वहां उस घटना का वर्णन करके हमें क्या बताना चाहता है, उस लेखक के मंतव्य को समझेगा। फिर अपने पूर्व अनुभवों को उसके साथ जोड़ेगा और उन पूर्व अनुभवों से समझने का प्रयास करेगा कि लेखक जिन घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है, जिन विचारों को प्रदर्शित कर रहा है, क्या वे विचार पूर्व की दशाओं में, भविष्य की दशाओं में यथावत लागू होते हैं या नहीं। और फिर लेखक के मंतव्य को समझकर और अपने अनुभवों को मिलाकर अपनी स्वतंत्र विचारधारा का निर्माण करता है। यह विचारधारा लेखक के मंतव्य के पक्ष में हो सकती है, उसके विपक्ष में हो सकती है, उसके समांतर हो सकती है। जैसे एक कहानी है प्रेमचंद जी की, अत्यंत प्रसिद्ध, आप सबने पढ़ी होगी, ईदगाह नाम से कहानी है। कहानी हम सबने पढ़ी है। ईदगाह कहानी का जो अंतिम भाग है, जहां हम देखते हैं कि हामिद अपने पास जो पैसे हैं, उन पैसों से एक चिमटा खरीद कर लाता है। ठीक, अब कहानी के हिसाब से और बालक के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। अब वहां जो चिमटा बालक द्वारा जो खरीदा गया, अपनी भूख को भूलकर, अपनी प्यास को भूलकर, अपनी इच्छाओं को भूलकर, क्या उसने सही किया या नहीं किया, सही किया या गलत किया, यह है घटना का औचित्य। फिर उसमें लेखक का क्या मंतव्य, लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि वास्तव में जो असुविधाएं हैं, जो निर्धनता है, वास्तव में जो परिस्थितियां हैं, वह व्यक्ति को समय से पूर्व परिपक्व बना देती है। हामिद जो नन्हा बालक है, लेकिन अपनी परिस्थितियों को समझता है, उन परिस्थितियों को समझते हुए वह अपनी सभी इच्छाओं का दमन कर उस वस्तु को चुनता है जो वस्तु अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक उपयोगी है। तो लेखक जो संदेश हमें देना चाहता है, बालक उसे समझता है और फिर अपने पूर्व अनुभव अर्थात अपने परिवार के, अपने परिवेश के अनुभवों की उससे तुलना करता है और उसके बाद अपनी स्वतंत्र विचारधारा का निर्माण करता है। जब हम बालक से प्रश्न करते हैं कि यदि आप हामिद के स्थान पर होते तो क्या करते, अब यहां जो बालक उत्तर दे रहा है, यह उसकी अपनी विचारधारा, यह उसका सृजनात्मक उत्तर है। तो यह सब बालक कब कर पाएगा, जब बालक उस पूरी घटना को समझने में सक्षम होगा, बालक उस पूरी विषय वस्तु को समझने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसे जो उद्देश्य हैं, जो गतिविधियां हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन्हें पढ़ना, पढ़कर समझना और अपने पूर्व अनुभवों से मिलाकर अपनी प्रतिक्रिया देना, यह मौन वाचन की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया। और मौन वाचन से यह बालक का जो अपना
मानसिक विकास है, बालक का अपना विचारधारा निर्माण की जो प्रक्रिया है वह अत्यंत तीव्र और सुदृढ़ हो जाती है। फिर है गहन पठन करते समय शिक्षार्थी, विद्यार्थी जो है भाषा के प्रत्येक अंग का गहन अध्ययन करता है। प्रत्येक अंग का, ये जो सारी बातें हमने पहले की, भाव, शब्द, पदबंध, वाक्यांश, भाव, विचार, भाषा, शैली, सब विचार की एक एक बारीकी का अवलोकन करता है, भाव की प्रत्येक लहर में अवगाहन करता है तथा अब ये जो प्रक्रिया है अवगाहन की, इसे क्या कहा जाएगा? तो अवगाहन का अर्थ होता है चिंतन करना। ध्यान रहे, ये परीक्षा में ऐसा शब्द मिलेंगे यथावत आपको। अवगाहन का अर्थ होता है चिंतन करना। तो बालक भाषा के प्रत्येक अंग का गहन अध्ययन करता है, उस पाठ में, उस गद्य पाठ में, उस पद्य पाठ में जो विचार है उसमें से एक एक विचार का बारीकी से अवलोकन करता है और उस भाव के प्रत्येक भाव में गहराई से चिंतन करता है, गहनता से उनके बारे में सोचता है। वास्तव में ये जो विचार की, चिंतन की जो प्रक्रिया है गद्य पाठों में बालक के लिए सरल रहती है, क्योंकि पद्य पाठों में जब तक बालक उनका अर्थ करने में सक्षम नहीं है तो बालक को थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन गद्य पाठों में यह प्रक्रिया थोड़ी सरल रहती है। इसलिए जो गद्य पठन है उस गद्य पठन को ही गहन अध्ययन भी कहा जाता। ध्यान रहे, यह कथन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कहीं देखने को मिलेगा। जो गद्य पठन है उसी को गहन अध्ययन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चिंतन की प्रक्रिया है, मनन की प्रक्रिया है, विचार अवलोकन की प्रक्रिया है, यह पद्य पाठों की तुलना में गद्य पाठ में ही सरल रहती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब पद्य पाठ जब पढ़ा जा रहा है, पद्य पाठ जो किया जा रहा है, तो वहां प्रायः मौन वाचन निषिद्ध है। पद्य रचना में मौन वाचन नहीं होता है। तो वास्तव में जो विचार ग्रहण की प्रक्रिया है, भाव ग्रहण की प्रक्रिया है, जिसमें हम गद्य पाठ को ही गहन पाठ कह रहे हैं, तो उसका कारण यही है क्योंकि मौन वाचन की जो प्रक्रिया है यह मूल रूप से गद्य पाठों के लिए ही है। पद्य पाठ में तो महत्वपूर्ण चीज है रसास्वादन, और रसास्वादन तब तक नहीं है जब तक बालक उस कविता को मुक्त कंठ से नहीं गा रहा हो। इसलिए पद्य पाठों में प्रायः मौन वाचन को प्राथमिकता नहीं दी जाती। पद्य पाठ में तो मौन वाचन करना ही नहीं है, सस्वर वाचन नहीं होगा पाठ के समय। तो गद्य पाठ में प्रक्रिया मौन वाचन की सरलता से की जाती है। जो विचारों के जो गुम्फन है, विचारों की जो सूक्ष्मताएं हैं, वे जितनी गद्य पाठों में होती है उतनी पद्य पाठ में कम मिलती है। तो इसलिए गद्य पठन को ही गहन अध्ययन भी कहा जाता है। अब दूसरा है हमारा द्रुत वाचन। द्रुत का मतलब तेजी से, तेज गति से पढ़ना है, विषय वस्तु पर बिना अधिक विचार की। गहन वाचन में तो गंभीरता से विचार करना है, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत आराम से पढ़ना है, हर एक भाग को, हर एक भाव को, हर एक बिंदु को गहनता से पढ़ना और समझना है। अब यहां अध्ययन की गति थोड़ी द्रुत करते हैं। गहन पाठ हम कर चुके हैं, अब उसी पाठ का द्रुत पाठ करना है। तो देखिए, पाठ पर बिना अधिक विचार किए मौन वाचन द्रुत वाचन कहलाता। अब यहां एक बात जो विशेष ध्यान रखनी है वह यह कि बिना अधिक विचार किए, बिना विचार किए नहीं है, बिना अधिक विचार की। जो अधिक विचार की जो प्रक्रिया है वह हम गूढ़ वाचन में, गहन वाचन में कर चुके हैं। अब मौन वाचन में ऐसा नहीं कि आप विचार ही नहीं कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं कोई अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है। द्रुत वाचन में विचार जो किया जाता है, चिंतन जो किया जाता है, उसकी सीमा होती है, वह अत्यंत न्यून मात्रा में होता है, अत्यल्प दशा में होगा। तो विषय वस्तु पर बिना अधिक विचार किए मौन वाचन करना द्रुत वाचन कहलाता है। अब व्यापक पठन जो एक और प्रक्रिया है, यह द्रुत वाचन का ही प्रारूप है। तो व्यापक पठन को ही द्रुत पठन या विस्तृत अध्ययन भी कहते हैं। अर्थात
जो द्रुत वाचन है उसे व्यापक वाचन या विस्तृत वाचन भी कहते हैं, उसे विस्तृत अध्ययन भी कहा जाता है। अब इस विस्तृत अध्ययन या द्रुत वाचन की जो बात करें, ये क्यों करवा रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन है सबसे पहला तो कि शब्दावली का विस्तार हो, बालक की शब्द भंडार बढ़े, ज्ञान की परिधि की वृद्धि अर्थात ज्ञान में तीव्रता से वृद्धि हो, पठन में रुचि का विकास, मनोरंजन और तीव्र गति से पढ़ने की दक्षता का विकास। तो जो हमने पहले बात की, मौन वाचन में पढ़ने की गति बढ़ती है, उसके लिए द्रुत वाचन का अभ्यास करवाया जाता है। जब बालक गहन वाचन में दक्ष हो जाता है तो धीरे धीरे उसके अभ्यास से बालक में शब्दों को, विचारों को, भावों को ग्रहण करने की जो क्षमता है, ग्रहण करने की जो गति है, वह स्वतः बढ़ जाती है और ऐसी दशा में कम समय में वह अधिक विषय वस्तु को आत्मसात कर सकता है। तो बहुत अधिक विषय वस्तु को, विस्तृत विषय वस्तु को शीघ्रता से अधिगम करना हो तो वहां यह द्रुत वाचन अत्यंत प्रभावी है। इसलिए इसे व्यापक वाचन, व्यापक पठन या विस्तृत अध्ययन भी कहा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इस द्रुत वाचन से क्या होगा, भाषा पर अधिकार, जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए व्यापक पठन का अभ्यास आवश्यक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। व्यापक पठन या ये जो विस्तृत अध्ययन एक ही प्रक्रिया है, द्रुत वाचन की प्रक्रिया है। अब इससे ये परिवर्तन क्यों आएगा, तो जैसा हमने बात की, जिस द्रुत वाचन में बालक शीघ्रता से पढ़ रहा है और शीघ्रता से विचारों का अधिगम कर रहा है, यहां प्राय ऐसी विषय वस्तु होती है जो बालक के पूर्व अध्ययन और पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है, जिससे विषय वस्तु को आत्मसात करना अत्यंत सरल रहे। और वहां जब ये प्रक्रिया शीघ्रता से हो रही है, बालक उस विषय वस्तु को शीघ्रता से ग्रहण कर रहा है, तो बालक का भाषा पर अधिकार और तीव्रता से होगा। साथ ही जो अध्ययन के कारण संसार के प्रति, वस्तुओं के प्रति, लोगों के प्रति, प्राणियों के प्रति बालक के जो भाव है, बालक का जो दृष्टिकोण है, वह शीघ्रता से बढ़ेगा, व्यापक होगा। इसके अलावा इस व्यापक अध्ययन के अभ्यास से शिक्षार्थी में स्वाध्याय और स्वावलंबन की प्रवृत्ति का विकास होता है। कारण कि यहां बालक खुद पढ़ रहा है, खुद ही पढ़कर भाव ग्रहण कर रहा है, यही स्वाध्याय है। पढ़ना और पढ़कर सीखना, पढ़ना और पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, भाव ग्रहण करना, स्वयं पढ़ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और भाव ग्रहण करना, यही स्वाध्याय है। यही प्रक्रिया मौन वाचन में करवा रहे हैं, तो बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। और स्वावलंबन, क्योंकि बालक यहां स्वयं अपने ही अभ्यासों से, अपने ही अनुभवों से सीख रहा है, तो स्वावलंबन की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। साथ ही साथ शिक्षक का समय और श्रम साधारण पाठों पर उसे कम करना पड़ेगा, जबकि जो भाषा और विचार की दृष्टि से अधिक जटिल पाठ है उन पर अपना अधिक समय लगा सकता है। क्योंकि जो साधारण पाठ है, जो बालक के पूर्व अनुभवों पर आधारित पाठ है, उन्हें बालक स्वयं पढ़कर आत्मसात कर रहा है, तो शिक्षक को उन पाठों का अध्ययन करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ऐसी दशा में शिक्षक उन पाठों पर अधिक समय दे सकेगा जिन पाठों की विषय वस्तु अत्यंत गहन है, जिन पाठों की विषय वस्तु इतनी विस्तृत है, इतनी गूढ़ है कि बालक के पूर्व अनुभवों से वह आत्मसात नहीं हो सकती। तो शिक्षक अपना समय उन पाठों पर दे सकेगा, और जो साधारण पाठ है, जो बालक की पूर्व अनुभवों, पूर्व ज्ञान पर आधारित है, उन्हें बालक इस मौन वाचन की प्रक्रिया से, स्वाध्याय के द्वारा स्वयं ही आत्मसात कर लेगा। व्यापक पठन के लिए सहायक पुस्तक के सभी पाठ तथा पाठ्य पुस्तक के वे पाठ लिए जा सकते हैं जो भाषा की दृष्टि से सरल तथा विचार की दृष्टि से सुबोध हो। जो हमने यहां बात की कि पाठ वही काम में लेंगे जो अभी पहले हमने कहा, जो पाठ, जो विषय वस्तु बालक के पूर्व अनुभव और बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। अर्थात ऐसे पाठ जो
भाषा की दृष्टि से सरल और विचार की दृष्टि से सुबोध हो, अर्थात जिनकी भाषा सरल हो और जिन्हें समझना अत्यंत सरल हो, तो ये वे ही प्रक्रियाएं होंगी। भाषा के वे अंश, वे शब्दावलियां, वे वाक्य, वे विचार जिन्हें बालक ने पहले सुन रखा है, समझ रखा है, जो बालक के पूर्व ज्ञान से संबद्ध है। तो अगर यह विषय वस्तु बालक स्वाध्याय द्वारा अर्जित कर लेगा तो शिक्षक उन पाठों में जो समय देना था उस समय को अन्य महत्वपूर्ण पाठों में सरलता से दे सकता है। एक और प्रक्रिया जो इस मौन वाचन के साथ जुड़ती है, कहीं कहीं आपको मिलेगी, इसे कहा जाता है विहंगावलोकन। यद्यपि यह उन दो भागों में सम्मिलित नहीं है, परंतु इसे इस मौन वाचन की प्रक्रिया का अंश माना जाता है। यद्यपि स्वतंत्र रूप से यह यूं कहें तो बालक के मौन वाचन में पूरी तरह से, या यूं कहें जो मूल अध्ययन की प्रक्रिया है, उस मूल अध्ययन की प्रक्रिया से थोड़ी अलग है। इसमें क्या करना है कि बालक ने जो ज्ञान अर्जित किया है उस अर्जित ज्ञान को विस्तृत बनाने और जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए, अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए संदर्भ ग्रंथ या जो उससे जुड़ी हुई अन्य पुस्तकें हैं उनके पन्नों में अभिष्ट अंश को पढ़ना, यह इस विहंगावलोकन का मूल भाग है। अर्थात बालक ने कोई एक पाठ पढ़ा है और उस पाठ को पढ़ने के बाद उसे लगता है कि इस पाठ के बारे में मुझे अभी और जानना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक किसी पाठ का, किसी आत्मकथा का, जीवनी का, उपन्यास का एक छोटा सा अंश बालक के पाठ्यक्रम में है। जैसे एक पाठ है सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि का भाग है, विद्यालय पाठ्यक्रम में यह सम्मिलित भाग है। बालक ने सूरदास की झोपड़ी पाठ पढ़ा और उस पाठ को पढ़कर जब पाठ का समापन जब होता है तब वहां सूरदास की जो जीवटता है उसके दर्शन होते हैं। अब पाठ्यक्रम में उतना एक छोटा सा अंश ही है। या जैसे एक आवारा मसीहा शीर्षक से शरद चंद्र, जो बंगाल के बंगला भाषा के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं, शरद चंद्र की जीवनी दे रखी है। अब उसे पढ़ने के बाद जो साहित्य अन्वेषी विद्यार्थी है, जिनकी साहित्य के प्रति रुचि है, उसे लगता है कि शरद चंद्र की जीवनी को पढ़ना चाहिए, या उसे लगता है उस सूरदास की झोपड़ी रंगभूमि उपन्यास का भाग है, उसे मुझे पढ़ना है। तो अब क्योंकि वह उपन्यास कहां से शुरू हुआ, कैसे इस सूरदास के साथ ये घटनाएं हुई, कौन है सूरदास, कैसा चल रहा है, इन सब को जानना है। बालक की क्या है, जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए संदर्भ ग्रंथ, अर्थात जिस मूल पुस्तक से उस पाठ को लिया गया है उस पुस्तक को पढ़ना या उस विषय से जुड़ी हुई अन्य पुस्तकों को पढ़ना, यह प्रक्रिया कहलाती है विहंगावलोकन। ठीक, इसका प्रयोग जैसे विशेषकर जैसे आप लोग तैयारी विशेष रूप से जो कर रहे हैं तो नोट्स आदि जो बनाने होते हैं वहां भी यही प्रक्रिया काम आती है कि जैसे आपने किसी एक पुस्तक से एक प्रकरण को पढ़ा, उस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे सारे आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख ली। अब उसके बाद आपको लगता है कि इस विषय में अभी और जानकारी शेष है, तो आप कोई दूसरी पुस्तक टटोलते हैं जिसमें वही विषय वस्तु दी गई हो। अब आप वह पूरी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो उस पुस्तक में से केवल अभिष्ट अंश को पढ़ रहे हैं, जो भाग आपके लिए उस समय उपयोगी है, उस आवश्यक अंश को पढ़ रहे हैं, और उसमें जो विषय वस्तु महत्वपूर्ण लगी वह विषय वस्तु आपने अपनी उस पाठ्य सामग्री में साथ जोड़ दी। तो यह जो प्रक्रिया है, आप जो नोट्स बनाते हैं, विषय वस्तु को एकत्र कर रहे हैं, उसमें भी यह अत्यंत सहायक प्रक्रिया है। तो यह विषय वस्तु के संकलन में उपयोगी प्रक्रिया है। ठीक,
अब ये मौन वाचन का क्या महत्व है? देखिए, बालक में मौन वाचन का अभ्यास कक्षा 3 से आरंभ करना चाहिए। अभ्यास, ध्यान रहे, यह प्रश्न परीक्षा में पूर्व में भी कई बार किया गया है कि मौन वाचन का अभ्यास कक्षा 3 से आरंभ करना चाहिए। और जो बात हमने शुरू में की थी, प्राथमिक स्तर पर इसका अभ्यास आरंभ करवा देना है, लेकिन यह प्रक्रिया प्राथमिक स्तर पर प्रधान प्रक्रिया नहीं रहेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो अब इस मौन वाचन का महत्व क्या है? सबसे पहला तो यह कि यह उच्च प्राथमिक स्तर से उपयोगी है। तो जो हमने बात की, जैसे जैसे कक्षा स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी उपयोगिता भी बढ़ती रहेगी। मौन वाचन से अध्ययन में एकाग्रता रहती है। बालक एकाग्रचित होकर अध्ययन करेगा तभी उस विषय वस्तु को आत्मसात कर पाएगा। जब तक एकाग्रता से नहीं पढ़ रहा है, बालक का ध्यान उस विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं है, तब तक विषय वस्तु को आत्मसात करना संभव ही नहीं है। अब ये जो विशेषताएं, जो महत्व जो है, ये जो लाभ है, ये ध्यान रखें, एक दिवसीय या क्षणिक लाभ नहीं है। इन पूरी प्रक्रियाओं को अर्जित होने में लंबा समय लगता है। जैसे बालक नियमित रूप से मौन वाचन का अभ्यास कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। सस्वर वाचन की तुलना में मौन वाचन में मानसिक विश्राम अधिक होता है। तो ये बात हमने पहले भी की कि जो थकान है, विशेषकर मानसिक थकान, वह सस्वर वाचन की तुलना में मौन वाचन में कम होती है। क्यों? क्योंकि मौन वाचन में जीवा को काम करने की आवश्यकता नहीं है, मुख का कोई काम नहीं होता, और हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम भाग बोलने में ही व्यय करते हैं। तो जब बोलना ही नहीं हो रहा, मतलब वह ऊर्जा बहुत अधिक बच रही है। मस्तिष्क को जीवा को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, उससे कुछ बोलना है तो मस्तिष्क को कम काम करना पड़ेगा, जीवा को कम काम करना पड़ेगा। तो बालक में मानसिक थकान सरलता से नहीं होगी, पढ़ते समय जल्दी थकान का अनुभव नहीं होगा, तो वो अधिक समय तक पढ़ सकेगा। इसके अलावा बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। मौन वाचन में यही करवा रहे हैं। बालक खुद पढ़ रहा है, पढ़कर स्वयं ही आत्मसात कर रहा है, यही स्वाध्याय है। बालक की चिंतन क्षमता में वृद्धि होती है। तो जब स्वयं पढ़कर सीख रहा है, तो जब तक स्वयं चिंतन, मनन, तर्क, तुलना, ये दशाएं स्वयं में नहीं होगी, तब तक आत्मसात करना संभव ही नहीं है। विषय वस्तु को समझना, बोध करना संभव ही नहीं है। यह अवकाश के समय का सदुपयोग करने का माध्यम है। अवकाश के समय का अर्थ है जब बालक के पास रिक्त समय है, कालांश रिक्त है, घर में उसके पास कोई कार्य नहीं है, तो उस समय बालक में यदि स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित है तो वह निश्चित रूप से कोई ना कोई पुस्तक लेकर पढ़ने बैठेगा। अर्थात जो खाली समय है, उस खाली समय का उपयोग करेगा, उस समय को अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ नहीं गंवाएगा। ठीक। इसके अलावा बालक के नेत्र और मस्तिष्क का संयोजन बढ़ता है। इससे बालक में वस्तुओं को केवल देखकर, उनका निरीक्षण करके उनका ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। कि बालक वस्तु को केवल देखता है, प्रक्रिया को, गतिविधि को केवल देखेगा और देखकर ही उस प्रक्रिया या गतिविधि को समझने में सक्षम हो सकेगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। शिक्षक किसी काम में व्यस्त है, शिक्षक अनुपस्थित है, कक्षा खाली है, तो बालक यदि स्वाध्याय करने में सक्षम है, मौन वाचन करने में सक्षम है, तो सभी बालक अपनी अपनी पुस्तक खोलकर मौन वाचन करने में, स्वाध्याय करने में लग जाएंगे और कक्षा में किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होगा। कक्षा में बिल्कुल शांति और अनुशासन बना रहेगा। इसके अलावा इससे अध्ययन की गति बढ़ती है, बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि जब मानसिक थकान कम होगी तो बालक अधिक देर तक पढ़ पाएगा।
बालक स्वयं पढ़ रहा है, समझ रहा है, मतलब बालक अपनी गति से पढ़ेगा, अपनी गति से समझेगा। तो पूरी कक्षा के साथ पढ़ने में जिस गति से वह पढ़ रहा है उसकी तुलना में उसके अध्ययन की गति बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ इस मौन वाचन में ये द्रुत वाचन की प्रक्रिया भी हमने बालक को दी है, जहां उसके अध्ययन की गति और अधिक बढ़ सकती है। तो ये इस मौन वाचन के प्रमुख लाभ है, मौन वाचन का प्रमुख महत्व है। अब एक संक्षेप में 2-3 बिंदु में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों किस प्रकार से अलग है, दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सस्वर वाचन में बालक के 3 ज्ञानांग जो है, 3 ज्ञानेंद्रियां जो है अधिक काम करती है, मस्तिष्क, नेत्र और जीवा। जबकि मौन वाचन में केवल नेत्र और मस्तिष्क 2 ही काम कर रहे हैं। तो देखिए, सस्वर वाचन में मौन पठन की अपेक्षा अधिक दृष्टि विराम होते हैं। दृष्टि विराम अधिक क्यों है? क्योंकि वहां एक एक शब्द को देखकर उसे बोलना है, तो रुक रुक कर देखना है, रुक रुक कर बोलना है। जब और विरामों के बीच का समय भी अधिक होता है। जैसे सस्वर पठन में मौन पठन की अपेक्षा अधिक दृष्टि विराम होते हैं और विरामों के बीच का समय भी अधिक होता है। तो जब हम विशेष रूप से सस्वर वाचन कर रहे हैं तो हमें हर एक शब्द, हर एक ध्वनि, हर एक विराम चिन्ह को अत्यंत गंभीरता से देखना होता है, उसका उच्चारण करना है। जबकि मौन वाचन में यह प्रक्रिया नहीं रहती, तो वहां शब्दों के मध्य जो दृष्टि विराम आता है, क्योंकि दृष्टि शब्द को देख रही है, मस्तिष्क उसकी पहचान कर रहा है, जीवा उसका उच्चारण कर रही है, और एक शब्द को देखकर उसका उच्चारण होने के उपरांत बालक दूसरे शब्द को देखता है। यद्यपि इस प्रक्रिया में समय बहुत कम लगता है, लेकिन मौन वाचन की तुलना में यह समय अधिक है, क्योंकि वहां बोलने के समय का जो विराम है वह मौन वाचन में नहीं है। जबकि सस्वर वाचन में बोलने का जो समय है वह समय जब तक पूरा उच्चारण नहीं होगा तब तक बालक अगले शब्द पर नहीं जा सकता है। तो ये तो पहला अंतर। दूसरा, सस्वर पठन में दृष्टि वाणी से आगे रहती है। देखा, मस्तिष्क ने पहचाना, फिर बोला, तो आगे कौन है? दृष्टि। लेकिन मौन पठन में दृष्टि अर्थबोध स्थल से आगे रहती है। अर्थात वहां जब हम देख रहे हैं तो देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। अर्थात यहां केवल देखा और तुरंत समझ में आया। जबकि सस्वर वाचन में देखा, शब्द को पहचाना, बोला, फिर समझा। जबकि मौन वाचन में बोलना नहीं है, केवल समझते रहना है। तो शब्द पढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे बात समझ आती जा रही। तो यहां दृष्टि अर्थबोध के आगे चलती है, जबकि यहां जीवा से आगे चलती है। मौन पाठ में दृष्टि विराम कम होने के कारण पठन की गति तेज हो जाती है। मतलब बार बार आंखों को रुकने की, शब्द का उच्चारण होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि सस्वर पाठ में ऐसा नहीं होता। तो सस्वर पाठ में पढ़ने की जो गति है, पठन की जो गति है, वह कम होने का मूल कारण जो है यह विराम ही है, दृष्टि विराम। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखें। सस्वर वाचन में पढ़ने की गति कम, मौन वाचन में अधिक होने का मूल जो कारण है, मूल जो अंतर है, वो किस कारण से आ रहा है? इस दृष्टि विराम के कारण आता है। ठीक, ये तो है वचन की मोटी मोटी बात। अब 2-3 संक्षिप्त बातें हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, इनमें कहीं कहीं कोई प्रश्न कभी परीक्षा में निकल आए। बालक में पठन अभिरुचि जो है वो क्या है, कैसे अलग अलग होती है, कैसे विकसित होती है, उसकी संक्षेप में बात करेंगे। सबसे पहला देखिए, बच्चों की अभिरुचियां उनके भौगोलिक वातावरण अर्थात जिस भौतिक प्रदेश में वे रहते हैं उसके आधार पर, उसके सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर, उपलब्ध पाठ्य सामग्री और प्रचलित शिक्षण विधि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अर्थात बालक जैसे परिवेश में रहता है, जैसी विषय वस्तु उसके लिए उपलब्ध है, जो भौतिक परिवेश है, जो सामाजिक परिवेश है, उन सभी से
बालक में पढ़ने की जो अभिरुचि है, विशेषकर पठन के प्रति, अध्ययन के प्रति जो रुचि है वो बदलती है। जैसे किसी बालक का जो सामाजिक परिवेश है वह पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक जागरूक है, तो वहां बालक में पढ़ने के प्रति रुचि होगी। जहां का जो सांस्कृतिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, वह अध्ययन को लेकर, अधिक शिक्षण को लेकर, पढ़ने को लेकर अधिक जागरूक नहीं है, तो वहां अधिकतम बालकों में पढ़ने के प्रति विशेष रुचि नहीं होगी। यही दशा भौगोलिक वातावरण पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहां पर उनके लिए अध्ययन के लिए कितनी भौगोलिक, भौतिक, प्राकृतिक सुविधाएं, प्राकृतिक वातावरण कैसा रहता है, उससे भी बालक की अभिरुचियां प्रभावित होती है। पाठ्य वस्तु कैसी उपलब्ध है उसके पास, बालक पढ़ना चाहता है लेकिन पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, या पढ़ने में सामान्य रुचि है लेकिन पाठ्य सामग्री इतनी अधिक उपलब्ध है कि वह धीरे धीरे स्वतः उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। पाठ्य वस्तु बालक के स्तर के अनुरूप है या नहीं, उसका भी अंतर रहेगा। तो ये सब बातें बालक की पठन अभिरुचि को प्रभावित करती है। दूसरा, भाषा की दृष्टि से यदि कठिन विषय वस्तु है, ऐसी विषय वस्तु जो समझने में कठिन है, भाषा बहुत जटिल है, और विषय की दृष्टि से उलझी हुई पाठ्य वस्तु को पढ़ने में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी भी रुचि नहीं लेते, तो प्राथमिक स्तर वाले तो क्यों ही लेंगे। कहने का अर्थ यह है कि यदि बालकों में पठन के प्रति, अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करनी है तो भाषा उनके स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात ऐसी भाषा जो उस स्तर का विद्यार्थी सरलता से समझ सके, और विषय जो है वे विषय भी उनके स्तर के अनुकूल होने चाहिए। हम देखते हैं कई बार बालक कुछ विषय जो सरल होते हैं, जो पाठ सरल होते हैं, उनमें बालकों की रुचि होती है, और जो पाठ अपेक्षाकृत कठिन हो या नीरस हो, बालकों की उनमें रुचि बहुत कम होती है। जैसे आप किसी कहानी का शिक्षण कक्षा में करवा रहे हैं, बालक उस कहानी को गंभीरता से सुनते हैं, या जैसे कोई एकांकी है, आपने कक्षा में ही बालकों को उसका एकांकी के पात्र बनाए और वे ही उस एकांकी का मंचन कर रहे हैं, कक्षा अभिनय प्रणाली चल रही है, बालकों की उसमें रुचि होगी। लेकिन वहीं आप कोई जीवनी पढ़ा रहे हैं, आत्मकथा पढ़ा रहे हैं, तो वह प्रायः कहानी और एकांकी की तुलना में क्या होती है, नीरस होती है। दूसरा, हम एक ऐसा विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित एक ऐसा विषय है जो यदि किसी बालक की उसमें रुचि है तो बड़ी सरलता समझ में आता है, और यदि बालक की रुचि नहीं है तो उसे प्रायः समझ ही नहीं आता। बालक की अपनी रुचि, साथ ही शिक्षण कौशल, यदि शिक्षक का शिक्षण कौशल उत्तम है तो बालक को विषय वस्तु समझ में आ रही है, तो बालक की उस विषय में रुचि बढ़ेगी, और यदि शिक्षण कौशल में का अभाव है तब भी बालक की उस विषय वस्तु के प्रति रुचि नहीं रहेगी। तो भाषा की कठिनाई और उलझी हुई विषय वस्तु भी विद्यार्थी की पठन अभिरुचि को प्रभावित करती है। और तीसरा, ये एक बात विशेष ध्यान रखें, माध्यमिक स्तर पर ये प्रश्न, इस पंक्ति का विशेष ध्यान रखें, इस स्तर अर्थात विशेषकर माध्यमिक स्तर पर बालकों की अपेक्षा बालिकाएं अधिक विस्तार तथा गंभीरता के साथ पढ़ती है। यह कथन ध्यान रखें, परीक्षा में कहीं ऐसा मिल सकता है। अब ये पठन अभ्यास जो बालक करता है, उस अभ्यास को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। ठीक है, सबसे पहले भौतिक परिस्थितियां, दूसरा व्यक्तिगत कारक, तीसरा पाठ्य विषय, और चौथा शिक्षक का प्रस्तुतिकरण। इन चारों की संक्षेप में हम बात कर चुके हैं। सबसे पहला, भौतिक परिस्थितियां। भौतिक परिस्थिति में बहुत सारी चीजें आती हैं। बालक का प्राकृतिक परिवेश, जैसे बालक का विद्यालय किसी नहर, नदी या झील के उस तरफ है। नहर मान लेते हैं, नदी मान लेते हैं, नाला मान लेते हैं। वर्षा काल में वह मार्ग अवरुद्ध है, बालक नियमित विद्यालय नहीं जा पा रहा है, तो पठन में बाधा आ रही। दूसरा, भौतिक परिस्थितियां, कक्ष पर्याप्त नहीं है, बालक बाहर बैठकर पढ़ रहा है, तो ऐसी दशा में पढ़ते समय उसका ध्यान विद्यालय के आसपास की गतिविधियों पर रहेगा, विद्यालय परिसर में चल रही गतिविधियों पर अधिक रहेगा।
तो ये भौतिक परिस्थितियां हैं। साथ ही कक्षा कक्ष उसका किसी व्यस्त सड़क मार्ग के किनारे पर है जहां पूरा दिन चहल पहल रहती है, तो बालक का ध्यान खिड़की से बाहर की ओर अधिक रहेगा, कक्षा कक्ष में कम। तो भौतिक दशाएं उससे प्रभावित करेगी। उसके अपने व्यक्तिगत कारण, उसके पारिवारिक स्थिति, परिवार की सामाजिक दशा, परिवार की आर्थिक दशा, उसकी अपनी व्यक्तिगत रुचियां, उसकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति, घर में, कक्षा में उसकी अपनी मनोदशा, ये सब प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त विषय वस्तु सरल है, रोचक है, प्रभावी है तो बालक शीघ्रता समझेगा। जटिल है, भाषा कठिन है, विषय वस्तु उलझी हुई है, बालक के स्तर से उच्च स्तर की है, बालक के स्तर के अनुरूप नहीं है, तब भी बालक की रुचि नहीं होगी। और शिक्षक का प्रस्तुतिकरण, यदि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो है अत्यंत प्रभावी है, शिक्षक की शिक्षण कौशल अत्यंत प्रभावी है, उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी है, तो बालक की विषय के प्रति रुचि होगी, बालक की पढ़ने में रुचि रहेगी, बालक की इस पठन अभ्यास में रुचि जागेगी। और यदि शिक्षक का प्रस्तुतिकरण निष्प्रभावी है, वह शिक्षण कौशल की दृष्टि से शिक्षक ही कुशल नहीं है, उनकी प्रस्तुति बालक के स्तर के अनुरूप या प्रभावी नहीं है, तब भी बालक का ध्यान उस विषय को पढ़ने में नहीं रहेगा। ठीक। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखें, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, परीक्षा में कहीं मिलेंगे आपको। ऐसे विषय जो अध्ययन प्रधान विषय हों, उन अध्ययन प्रधान पठन को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक सूत्र है जिसे संक्षेप में कहा जाता है SQ3R। 5 बिंदु है इसमें, ध्यान रखने का। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिव्यू एंड रिसाइट, अर्थात हिंदी में कहें तो स प्र प सा। सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, समीक्षा और आवृत्ति। सबसे पहले तो उसे गंभीरता से देखें, निरीक्षण करें, समझें, फिर उस विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न करें, फिर उसे पढ़ें, उसकी समीक्षा करें और फिर दोहरान करें। और इन 5 चरणों से गुजरने पर विषय वस्तु कितनी ही जटिल हो, जो अध्ययन प्रधान विषय वस्तु है उसे सरलता से अधिगम किया जा सकता है। अर्थात किसी विषय वस्तु को, किसी सामग्री को आत्मसात करने के 5 सोपान हैं। सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, समीक्षा और आवर्ती, ये 5 बिंदु ध्यान रखें। अब इनमें करना क्या है? सर्वेक्षण के द्वारा पाठ्य सामग्री पर एक विहंगम दृष्टि डालकर लेखक का मंतव्य, पठन का उद्देश्य तथा उपयुक्त पठन विधि का निर्धारण किया जाता है। यह प्रायः शिक्षक द्वारा किया जाएगा कि भाई इस विषय वस्तु में क्या पढ़ाना है, लेखक क्या बताना चाहता है और किस प्रकार से पढ़ाया जाए कि बालक सरलता से समझ ले। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इस लेखन पठन प्रक्रिया में 2-3 बातें इसकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि पुस्तक बाएं हाथ में पकड़नी चाहिए, प्रायः पुस्तक आंखों से 1 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। साथ ही शब्द ज्ञान अच्छा हो, क्योंकि शब्द ज्ञान यदि अच्छा नहीं है तो शब्दों के अर्थ नहीं जान पाएंगे, अर्थ नहीं जान पाएंगे तो उस विषय वस्तु को आत्मसात करना, उस विषय वस्तु को समझना संभव ही नहीं हो पाएगा। ध्यान रखें, ज्ञान और पठन योग्यता एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और पठन योग्यता एक दूसरे के पूरक होने का अर्थ यह है कि उस विषय की, शब्दावली की, भाषा की जितनी जानकारी है, जितना ज्ञान है, आपका पठन उतना ही सरल और उपयोगी होगा। विषय वस्तु को पढ़ तो हम रहे हैं लेकिन शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं, भाषा नहीं जानते हैं, शैली नहीं समझ पा रहे हैं, तो विषय वस्तु को आत्मसात करना संभव नहीं होगा। वाक्य अर्थान्विति के समूह में पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात किसी वाक्य को जब पढ़ा जा रहा है तो इस प्रकार पढ़ा जाए कि उसका
अर्थ एक साथ समझा जा सके, वाक्य को पूरा पढ़े उतना भाग जो भाग पूरा अर्थ दे रहा हो। इस प्रकार टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगी, उसके अर्थ ही अलग अलग टुकड़ों में बट जाए। तो वाक्य को एक पूरे अर्थ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारे पठन कौशल की। मूल बातें जो थी, महत्वपूर्ण चर्चा जो थी, वो हमने प्रयास किया कक्षा में करने का। ठीक, ये तो हुआ हमारा पठन कौशल पूरा। कल की कक्षा में हम आरंभ करेंगे लेखन कौशल की बात। ठीक, तब तक इस विषय वस्तु को पढ़िए, इसका दोहरान कीजिए और शेष चर्चा के लिए निर्धारित समय पर हम मिलते हैं कक्षा में।